नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों में कितनी ताकत हो सकती है? क्या शब्द एक साम्राज्य को हिला सकते हैं? क्या वे एक क्रांति को जन्म दे सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे लेखक, एक ऐसे दार्शनिक की, जिसकी कलम में तलवार से ज्यादा धार थी। वो एक ऐसा इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी अन्याय, कट्टरता और अंधविश्वास के खिलाफ एक जंग लड़ने में बिता दी। उसका हथियार थे उसके तीखे व्यंग्य, उसकी हाजिर जवाबी और उसका कभी न हार मानने वाला साहस। उसका नाम था फ्रांसवा मैरी आरुए, जिसे दुनिया उसके कलम नाम वोल्टेयर से जानती है। ये कहानी सिर्फ एक लेखक की जीवनी नहीं है। ये कहानी है ज्ञानोदय की उस महान मशाल की, जिसने पूरे यूरोप को रोशन कर दिया। ये कहानी है उस विद्रोही की, जिसे अपनी बात कहने के लिए जेल जाना हुआ, जिसे अपने देश से निकाला गया, लेकिन जिसने कभी भी सच बोलना नहीं छोड़ा। वोल्टेयर की जिंदगी हमें सिखाती है कि एक अकेला इंसान, अगर वो तर्क और साहस के साथ खड़ा हो, तो वो दुनिया की सबसे कोई सारी ताकतों, यानी राजा और चर्च, को भी चुनौती दे सकता है। यह हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का असली मतलब सिखाती है। क्या आप तैयार हैं उस महान व्यंग्यकार और क्रांतिकारी की जिंदगी की उस रोमांचक और प्रेरणादायक यात्रा पर निकलने के लिए, जिसकी आवाज ने फ्रांसीसी क्रांति की नींव रखी और जिसने हमें सिखाया कि सबसे प्रमुख धर्म इंसानियत है? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब जुबान पर लगे थे ताले, एक विद्रोही का उदय। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के अंत में, 1694 में, फ्रांस के पेरिस शहर में। यह एक ऐसे फ्रांस का समय था जहां आम इंसान की कोई आवाज नहीं थी। यहां लुई 14वें जैसे निरंकुश राजाओं का शासन था, जो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे और जिनकी इच्छा ही कानून थी। और राजा के साथ सत्ता में बराबर का भागीदार था कैथोलिक चर्च, जो लोगों के सिर्फ शरीर पर ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग और उनकी आत्मा पर भी राज करता था। धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलना या राजा की आलोचना करना सबसे विशाल अपराध था, जिसकी सजा थी जेल, देश निकाला या मौत। समाज पूरी तरह से वर्गों में बंटा हुआ था। एक तरफ थे अमीर, शक्तिशाली कुलीन और पादरी, और दूसरी तरफ थी गरीब, अधिकारहीन आम जनता। इसी घुटन भरे, अन्यायपूर्ण और असहिष्णु माहौल में एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बहुत ही कमजोर, बीमार से बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया फ्रांसवा मैरी आरुए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह कमजोर सा दिखने वाला युवक एक दिन इसी ताकतवर व्यवस्था की नींव को हिलाकर रख देगा। बचपन से ही फ्रांसवा बहुत ही तेज, बहुत ही हाजिर जवाब और बहुत ही विद्रोही स्वभाव का था। उसे अपने पिता के कानूनी पेशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका असली प्यार था कविता, नाटक और साहित्य। वो पेरिस के साहित्यिक सर्किलों में उठने बैठने लगा और बहुत ही जल्द वो अपनी तीखी व्यंग्यात्मक कविताओं के लिए प्रसिद्ध हो गया। उसकी कविताओं में किसी का भी मजाक उड़ाने की गजब की क्षमता थी, चाहे वो कोई बड़ा राजनेता हो या कोई शक्तिशाली कुलीन। वो किसी से नहीं डरता था, और उसकी इसी निडरता ने उसे जल्द ही मुश्किल में डाल दिया। सिर्फ 22-23 साल की उम्र में उसने फ्रांस के तत्कालीन शासक, रीजेंट, ड्यूक ऑफ ऑर्लियंस पर कुछ बहुत ही अपमानजनक व्यंग्यात्मक कविताएं लिख दी। नतीजा, उसे बिना किसी मुकदमे के सीधे पेरिस की उस कुख्यात और भयानक जेल बास्तील में डाल दिया गया। यह उस समय के फ्रांस के अन्याय का सबसे बड़ा प्रतीक था। राजा किसी को भी बिना कोई कारण बताए अनिश्चित काल के लिए इस जेल में बंद कर सकता था। फ्रांसवा ने लगभग 11 महीने उस अंधेरी कोठरी में बिताए, लेकिन इस सजा ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी ज्यादा मजबूत और अटूट बना दिया। उसने जेल में भी लिखना नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इसी जेल में उसने अपना कलम नाम वोल्टेयर अपनाया। यह उसके एक नए, एक ज्यादा साहसी व्यक्तित्व का जन्म था। जेल से छूटने के बाद भी वोल्टेयर की मुसीबतें कम नहीं हुई। एक बार एक बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी कुलीन, शेवेलियर डी रोहन ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया। वोल्टेयर, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था, ने उसे एक बहुत ही तीखा जवाब दिया। एक आम आदमी द्वारा एक कुलीन का इस तरह से जवाब देना उस समय के फ्रांस में एक अक्षम्य अपराध था। उस कुलीन ने अपने नौकरों से वोल्टेयर को बुरी तरह से पिटवाया, और जब वोल्टेयर ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देकर अपना बदला लेना चाहा, तो उस कुलीन ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वोल्टेयर को एक बार फिर से बास्तील में डलवा दिया।
इस बार वोल्टेयर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो फ्रांस छोड़कर चला जाएगा। उसे देश निकाला दे दिया गया। यह एक बहुत बड़ा अपमान था। यह उसे इस बात का एहसास करा रहा था कि फ्रांस में कानून और न्याय सबके लिए बराबर नहीं है। अगर आप एक कुलीन हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप एक आम आदमी हैं, तो आपकी कोई आवाज, कोई सम्मान नहीं है। वोल्टेयर एक टूटे हुए दिल और एक अपमानित आत्मा के साथ 1726 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। वो नहीं जानता था कि यह देश निकाला जो उसे एक सजा की तरह दिया गया था, वो उसके जीवन का सबसे महान वरदान साबित होने वाला था। वो एक ऐसी दुनिया में जा रहा था जो उसके अपने देश फ्रांस से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहां विचार आजाद थे। और वो वहां जो देखेगा और जो सीखेगा, वो उसके हाथ में एक ऐसा हथियार थमा देगा जिससे वो फ्रांस की पूरी सरी गली व्यवस्था पर हमला करने वाला था। चैप्टर नंबर 2। जब एक कैदी ने आजादी को छका। इंग्लैंड में वोल्टेयर का नया जन्म। जब वोल्टेयर एक अपमानित और निर्वासित व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड के तट पर उतरा, तो वो एक ऐसी दुनिया में आया जो उसके अपने देश फ्रांस से बिल्कुल अलग थी। यह उसके लिए एक सांस्कृतिक और बौद्धिक शोक की तरह था, लेकिन एक बहुत ही सुखद शोक। 18वीं सदी का इंग्लैंड उस समय यूरोप का सबसे स्वतंत्र और सबसे सहिष्णु देशों में से एक था। वहां उसने जो देखा, उसने उसकी आंखें खोल दी और उसके विचारों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह उसके लिए एक नए जन्म जैसा था, एक बौद्धिक पुनर्जन्म। सबसे पहली चीज जिसने वोल्टेयर को प्रभावित किया, वो थी इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था। फ्रांस में जहां राजा की इच्छा ही कानून थी, वहीं इंग्लैंड में एक संवैधानिक राजतंत्र था। इसका मतलब था कि राजा की शक्ति भी कानून और संसद के अधीन थी। राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। आम नागरिकों को भी कुछ बुनियादी अधिकार प्राप्त थे। वोल्टेयर ने देखा कि यहाँ एक कुलीन भी, अगर वो कानून तोड़ता है, तो उसे सजा हो सकती है, और एक आम आदमी भी, अगर वो सही है, तो उसे न्याय मिल सकता है। ये उसके अपने अनुभव के बिल्कुल विपरीत था, जहां एक कुलीन के अपमान के लिए उसे ही जेल में डाल दिया गया था। दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसने वोल्टेयर को चकित कर दिया, वो थी इंग्लैंड की धार्मिक सहिष्णुता। फ्रांस में जहां कैथोलिक चर्च के अलावा किसी और धर्म को बर्दाश्त नहीं किया जाता था और प्रोटेस्टेंट जैसे दूसरे ईसाई संप्रदायों पर अत्याचार किया जाता था, वहीं इंग्लैंड में हालांकि एंग्लिकन चर्च प्रमुख था, लेकिन दूसरे कई प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को भी अपने अपने तरीके से पूजा करने की आजादी थी। वोल्टेयर ने लंदन के स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही प्रसिद्ध वर्णन किया। उन्होंने लिखा, यहाँ एक यहूदी, एक मुसलमान और अलग अलग तरह के ईसाई सब एक साथ व्यापार करते हैं, और वे सिर्फ उन लोगों को काफिर कहते हैं जो दिवालिया हो जाते हैं। उनके लिए यह एक बहुत विशाल सबक था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जब एक देश में सिर्फ एक धर्म होता है, तो सरकार निरंकुश हो जाती है। जब दो धर्म होते हैं, तो वे एक दूसरे का गला काटते हैं। लेकिन जब कई धर्म होते हैं, तो वे सब शांति से एक साथ रहना सीख जाते हैं। तीसरा, वोल्टेयर इंग्लैंड की बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उसने वहां दो महान नायकों के विचारों को बहुत गहराई से अध्ययन किया, जॉन लॉक और आइजैक न्यूटन। जॉन लॉक, वो महान दार्शनिक जिन्होंने यह सिखाया था कि ज्ञान हमें किसी जन्मजात विचार से नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभव से मिलता है, और यह कि हर सरकार को अपने नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। और आइजैक न्यूटन, वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने यह दिखा दिया था कि यह ब्रह्मांड किसी रहस्यमयी मनमौजी ईश्वर की इच्छा पर नहीं, बल्कि कुछ सरल, तार्किक और खोजे जा सकने वाले प्राकृतिक नियमों पर चलता है। इन दोनों विचारों ने वोल्टेयर को एक नया विश्व दृष्टिकोण दिया, एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण जो तर्क, अनुभव और प्राकृतिक कानून पर आधारित था, न कि अंधी आस्था और वंशानुगत विशेषाधिकार पर। लगभग 3 साल इंग्लैंड में बिताने के बाद जब वोल्टेयर 1729 में फ्रांस वापस लौटा, तो वो एक बदला हुआ इंसान था। वो अब सिर्फ एक मजाकिया कवि नहीं था, वो एक दार्शनिक बन चुका था, एक मिशन के साथ। उसका मिशन था इंग्लैंड की उस आजादी और तर्क की रोशनी को अपने देश फ्रांस के अंधेरे में लाना। उसने अपने इन सभी विचारों को एक किताब में लिखा, जिसका नाम था लेटर्स कंसर्निंग द इंग्लिश नेशन। यह किताब सिर्फ इंग्लैंड की तारीफ नहीं थी, यह फ्रांस की हर उस चीज की एक बहुत ही तीखी और बहुत ही चतुर आलोचना थी जो गलत थी। उसकी निरंकुश राजशाही, उसकी धार्मिक असहिष्णुता और उसकी पिछड़ी हुई सोच। यह एक बहुत ही विस्फोटक किताब थी।
जब यह किताब फ्रांस में प्रकाशित हुई तो जैसा कि अपेक्षित था, एक तूफान आ गया। फ्रांसीसी सरकार और चर्च आग बबूला हो गए। उन्होंने इस किताब को अपमानजनक, धर्म और समाज के खिलाफ घोषित कर दिया। किताब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसकी प्रतियों को जल्लाद द्वारा सार्वजनिक रूप से जलाया गया, जो उस समय की सबसे बड़ी बौद्धिक बेइज्जती मानी जाती थी। और वोल्टेयर की गिरफ्तारी का वारंट एक बार फिर से जारी हो गया। वोल्टेयर को एक बार फिर पेरिस से भागना हुआ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसे एक ऐसी साथी, एक ऐसी संरक्षिका मिलने वाली थी जो सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि उतनी ही बुद्धिमान और ज्ञान की प्यासी भी थी जितनी कि वो खुद। चैप्टर नंबर 3, जब बुद्धि और सौंदर्य का मिलन हुआ। एमिली ड्यू शैटले के साथ एक बौद्धिक प्रेम कहानी। पेरिस से भागने के बाद वोल्टेयर ने पूर्वी फ्रांस के शैंपेन क्षेत्र में सिरी नामक एक दूरस्थ और कुछ टूटे फूटे महल में शरण ली। यह महल था मार्क्विस ड्यू शैटले का, लेकिन वोल्टेयर वहां मार्क्विस के लिए नहीं, बल्कि उनकी युवा और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली पत्नी एमिली डू शैटले के लिए आए थे। एमिली डू शैटले उस समय की फ्रांसीसी कुलीन समाज की एक बहुत ही अनूठी और अद्भुत महिला थी। जहां उस समय की ज्यादातर कुलीन महिलाएं अपना समय पार्टियों और फैशन में बिताती थीं, वहीं एमिली की असली दिलचस्पी थी गणित, विज्ञान और दर्शन में। वे उस समय के फ्रांस की कुछ गिनी चुनी महिलाओं में से थीं जिन्होंने न्यूटन और लाइबनिट्स जैसे महान दिमागों के कामों को न सिर्फ अध्ययन किया था, बल्कि समझा भी था। वोल्टेयर और एमिली के बीच एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही भावुक और एक बहुत ही बौद्धिक रिश्ता विकसित हुआ। यह सिर्फ एक रोमांटिक रिश्ता नहीं था, ये दो महान दिमागों का एक सच्चा मिलन था। वे दोनों एक दूसरे के प्रेमी भी थे और एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त और सबसे प्रमुख बौद्धिक सहयोगी भी। अगले 15 सालों तक सिरी का वो महल उन दोनों के लिए एक आश्रय, एक प्रयोगशाला और एक विश्वविद्यालय बन गया। उन्होंने मिलकर उस महल का पुनर्निर्माण किया। उसमें एक बहुत विशाल लाइब्रेरी बनाई जिसमें 21,000 से भी ज्यादा किताबें थीं, और एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला भी स्थापित की जहां वे भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रयोग करते थे। यह वोल्टेयर के जीवन का शायद सबसे शांत, सबसे सुखी और सबसे ज्यादा उत्पादक समय था। एमिली के साथ उन्हें वो बौद्धिक संगति मिली जिसकी उन्हें हमेशा से तलाश थी। वे दोनों मिलकर अध्ययन करते थे, लिखते थे और घंटों तक विज्ञान और दर्शन के सबसे गहरे सवालों पर बहस करते थे। एमिली, जो गणित में वोल्टेयर से कहीं ज्यादा बेहतर थीं, उन्होंने वोल्टेयर को आइजैक न्यूटन के जटिल सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ही न्यूटन की महान रचना प्रिंसिपिया मैथमेटिका का फ्रेंच में अनुवाद किया और उस पर एक विस्तृत टीका लिखी जो आज भी फ्रांस में मानक अनुवाद माना जाता है। वोल्टेयर ने बाद में स्वीकार किया कि उनकी अपनी किताब एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ न्यूटन, जो फ्रांस में न्यूटन के विचारों को लोकप्रिय बनाने वाली पहली किताबों में से एक थी, वो पूरी तरह से एमिली से ही प्रेरित थी। ये रिश्ता हमें वोल्टेयर के चरित्र के एक और पहलू को दिखाता है। वे उस समय के बहुत सारे पुरुषों के विपरीत एक बुद्धिमान और स्वतंत्र महिला की संगति का न सिर्फ आनंद लेते थे, बल्कि उसका सम्मान भी करते थे। उन्होंने एमिली को हमेशा एक बराबर का भागीदार माना और वे उनकी बौद्धिक क्षमताओं के बहुत महान प्रशंसक थे। उनकी यह साझेदारी उस समय के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील और असामान्य बात थी। सिरी में अपने इस शांत जीवन के दौरान वोल्टेयर ने लिखना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की कुछ सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं जैसे कि नाटक, कविताएं, ऐतिहासिक ग्रंथ और दार्शनिक कहानियों को इसी दौरान लिखा। वे पेरिस से दूर थे, लेकिन उनकी कलम की पहुंच अब भी वहीं थी। वे अपने लेखन के माध्यम से लगातार फ्रांसीसी समाज की कुरीतियों पर प्रहार करते रहे, लेकिन यह शांतिपूर्ण और सुखद जीवन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। 1749 में एक बच्चे को जन्म देने के कुछ ही समय बाद एमिली ड्यू शैटले की अचानक मृत्यु हो गई। यह वोल्टेयर के लिए एक बहुत विशाल और विनाशकारी आघात था। उन्होंने अपने जीवन का प्यार, अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अपनी सबसे बड़ी बौद्धिक प्रेरणा को खो दिया था। वे पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने लिखा, मैंने अपने आधे अस्तित्व को खो दिया है, एक ऐसी आत्मा को जिसके लिए मेरी अपनी आत्मा बनी थी। एमिली की मृत्यु के बाद वोल्टेयर का जीवन एक बार फिर से एक बंजारे का जीवन बन गया। वे एक जगह से दूसरी जगह भटकने लगे, एक नए आश्रय, एक नए उद्देश्य की तलाश में। और इसी तलाश में वे एक ऐसे राजा के दरबार में पहुंचे जो खुद को दार्शनिक राजा कहता था
और जो वोल्टेयर का सबसे बड़ा प्रशंसक होने का दावा करता था। लेकिन यह रिश्ता भी, जो एक बहुत ही सुंदर दोस्ती की तरह शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक बहुत ही कड़वे और खतरनाक टकराव में बदलने वाला था। चैप्टर नंबर 4। जब दो बादशाह टकराए। फ्रेडरिक द ग्रेट के दरबार में मोह भंग। एमिली ड्यू शैटले की मृत्यु के बाद अकेले और दुखी वोल्टेयर को एक बहुत ही आकर्षक निमंत्रण मिला। यह निमंत्रण आया था प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट के दरबार से। फ्रेडरिक द ग्रेट उस समय यूरोप के सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रबुद्ध शासकों में से एक माने जाते थे। वे खुद एक लेखक, एक संगीतकार और एक दार्शनिक थे, और वे वोल्टेयर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। वे सालों से वोल्टेयर के साथ चिट्ठी पत्री कर रहे थे और उन्हें अपने बर्लिन स्थित शाही दरबार में आने के लिए आमंत्रित कर रहे थे। फ्रेडरिक एक दार्शनिक राजा बनने का सपना देखते थे, जैसा कि प्लेटो ने कल्पना की थी, और वे चाहते थे कि दुनिया का सबसे महान दार्शनिक वोल्टेयर उनका सलाहकार और उनका दोस्त बने। वोल्टेयर के लिए यह एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव था। फ्रांस में, जहां उन्हें हमेशा सेंसरशिप और गिरफ्तारी का डर लगा रहता था, उसकी तुलना में एक ऐसे राजा का संरक्षण जो खुद उनके विचारों का सम्मान करता हो, यह एक सपने के सच होने जैसा था। 1750 में वोल्टेयर प्रशिया चले गए। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। वोल्टेयर फ्रेडरिक के महल सैनसौसी में रहते थे और वे राजा के सबसे करीबी सलाहकारों और दोस्तों में से एक थे। हर शाम फ्रेडरिक अपने दरबार के कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों के साथ, जिनमें वोल्टेयर भी शामिल थे, खाने की मेज पर बैठते थे और वे देर रात तक दर्शन, साहित्य और राजनीति पर बहस करते थे। ऐसा लगता था मानो प्लेटो का सपना सच हो गया हो, एक ऐसा राज्य जहां दार्शनिक और राजा एक साथ मिलकर शासन कर रहे हों। लेकिन यह सपना जल्द ही एक बुरे सपने में बदलने वाला था। वोल्टेयर और फ्रेडरिक दोनों ही बहुत ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन वे दोनों ही बहुत ही ज्यादा अहंकारी और आत्मकेंद्रित भी थे। वोल्टेयर, जो किसी भी सत्ता के सामने झुकने के आदी नहीं थे, वे यह भूल गए थे कि फ्रेडरिक, चाहे वो कितना भी बड़ा दार्शनिक क्यों न हो, अंततः एक निरंकुश राजा था जिसे अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। और फ्रेडरिक, जो वोल्टेयर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा तो करता था, वो शायद मन ही मन उससे जलता भी था। उसे एक ऐसा दार्शनिक चाहिए था जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, न कि एक ऐसा जो उसकी अपनी बुद्धिमत्ता को भी चुनौती दे। दोनों के बीच तनाव अधिक होने लगा। वोल्टेयर अपनी व्यंग्यात्मक आदत से मजबूर प्रशियन अकादमी ऑफ साइंसेस के अध्यक्ष का सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाने लगे, जो राजा के एक पसंदीदा व्यक्ति थे। उन्होंने कुछ वित्तीय घोटालों में भी अपना नाम उलझा लिया, जो एक दरबारी दार्शनिक के लिए अशोभनीय था। और फ्रेडरिक भी अपनी निरंकुश शक्ति के नशे में वोल्टेयर के साथ एक दोस्त की तरह नहीं, बल्कि एक पालतू बुद्धिजीवी की तरह व्यवहार करने लगा। कहा जाता है कि फ्रेडरिक ने एक बार कहा था, हमें एक संतरे की जरूरत होती है, हम उसका रस चूसते हैं और फिर उसके छिलके को फेंक देते हैं। वोल्टेयर को यह एहसास होने लगा था कि वो भी फ्रेडरिक के लिए एक ऐसे ही संतरे की तरह थे। अंततः 1753 में यह रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। वोल्टेयर ने प्रशिया छोड़ने का फैसला किया, लेकिन फ्रेडरिक ने उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उसने अपनी पुलिस भेजकर वोल्टेयर को फ्रैंकफर्ट शहर में कुछ समय के लिए हिरासत में भी रखवाया। यह एक बहुत ही अपमानजनक अंत था। वो दार्शनिक, जो एक दार्शनिक राजा के साथ काम करने का सपना लेकर आया था, वो अब उसी राजा का एक कैदी था। यह अनुभव वोल्टेयर के लिए एक बहुत ही कड़वा सबक था। उसने यह सीखा कि प्रबुद्ध निरंकुशता भी अंततः निरंकुशता ही होती है। कोई भी राजा, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसे असीमित शक्ति देना हमेशा खतरनाक होता है। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है। एक बार फिर वोल्टेयर एक बंजारा बन गया था। फ्रांस उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था और अब प्रशिया भी उसके लिए बंद हो चुका था। वो कहाँ जाए? वो एक ऐसे आश्रय की तलाश में था जो किसी भी राजा, किसी भी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो। एक ऐसी जगह जहां से वो अपनी आजादी के साथ अपनी जंग लड़ सके। और अंत में उसे वो जगह मिली। एक ऐसी जगह जो उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे गौरवशाली अध्याय बनने वाली थी। चैप्टर नंबर 5। दुनिया का विवेक। फर्नी का वो महान संत। प्रशिया से मोह भंग होने के बाद और फ्रांस में अभी भी अवांछित होने के कारण वोल्टेयर ने अंततः 1758 में अपनी जिंदगी का सबसे बुद्धिमानी भरा फैसला लिया।
उन्होंने जिनेवा के पास फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर फर्नी नामक एक जगह पर एक बड़ी सी जागीर खरीदी। ये एक बहुत ही रणनीतिक रूप से चुनी हुई जगह थी। अगर फ्रांसीसी सरकार उसे परेशान करती तो वो बस सीमा पार करके स्विट्जरलैंड में चला जाता, और अगर स्विस सरकार उसे परेशान करती तो वो वापस फ्रांस में आ जाता। यहां पहली बार अपनी 60 साल से ज्यादा की उम्र में वोल्टेयर सच में एक आजाद और आत्मनिर्भर इंसान बना। वो अब किसी राजा या किसी संरक्षक का दरबारी नहीं था। वो अपने छोटे से राज्य का खुद ही राजा था। और फर्नी के इसी महल से वोल्टेयर ने अपने जीवन का आखिरी और सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू किया। वो फर्नी के संत के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उनका घर पूरे यूरोप के बुद्धिजीवियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया। राजाओं से लेकर दार्शनिकों, लेखकों और कलाकारों तक हर कोई उनसे मिलने, उनकी सलाह लेने और उनकी बुद्धिमत्ता की एक झलक पाने के लिए फर्नी आता था। वे यूरोप के बौद्धिक राजा बन चुके थे, जिनकी सत्ता किसी सेना पर नहीं बल्कि उनके विचारों और उनकी कलम की ताकत पर टिकी थी। फर्नी में रहते हुए वोल्टेयर अविश्वसनीय रूप से उत्पादक थे। वे हर रोज सुबह से लेकर देर रात तक लिखते थे। कहा जाता है कि वे एक दिन में 40 कप कॉफी पी जाते थे। उन्होंने इस दौरान नाटक, कविताएं, ऐतिहासिक ग्रंथ और हजारों हजारों चिट्ठियां लिखीं। उनका पत्राचार पूरे यूरोप में फैला हुआ था, और वे अपनी चिट्ठियों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करते थे, अपने दोस्तों को प्रोत्साहित करने, अपने दुश्मनों पर हमला करने और अपने विचारों को फैलाने के लिए। उन्होंने फर्नी के गांव को भी एक पिछड़े हुए, गरीब गांव से एक समृद्ध, खुशहाल कस्बे में बदल दिया। उन्होंने वहां घड़ियाओं और रेशम बनाने के उद्योग स्थापित किए और वहां के लोगों को रोजगार दिया। वो सिर्फ विचारों की दुनिया में ही नहीं बल्कि एक व्यावहारिक सुधारक भी थे। लेकिन फर्नी में रहते हुए वोल्टेयर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो था अन्याय के खिलाफ एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में उनकी भूमिका। वे अब सिर्फ सामान्य रूप से असहिष्णुता की आलोचना नहीं कर रहे थे। वे अब ठोस, वास्तविक मामलों को उठाकर उनके लिए लड़ रहे थे। वे यूरोप के विवेक की आवाज बन गए थे। उनका सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रभावशाली मामला था कैलास अफेयर। 1762 में फ्रांस के टुलूज शहर में जीन कैलास नाम के एक प्रोटेस्टेंट व्यापारी पर अपने ही बेटे की हत्या करने का एक झूठा आरोप लगाया गया। अफवाह यह फैलाई गई कि उसने अपने बेटे को इसलिए मार डाला क्योंकि वो कैथोलिक धर्म अपनाना चाहता था। उस समय के घोर कैथोलिक विरोधी माहौल में बिना किसी ठोस सबूत के जीन कैलास को दोषी ठहरा दिया गया और उसे बहुत ही क्रूरता के साथ यातनाएं देकर मार डाला गया। जब वोल्टेयर ने इस मामले के बारे में सुना तो वे क्रोध और घृणा से भर गए। उन्हें यह यकीन था कि कैलास निर्दोष है और वो सिर्फ धार्मिक कट्टरता का शिकार हुआ है। अब वोल्टेयर ने इस एक मामले को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। उन्होंने एक ऐसी अविश्वसनीय और अथक अभियान छेड़ा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने इस मामले पर सैकड़ों लेख, पैम्फलेट और चिट्ठियां लिखी। उन्होंने अपने सारे प्रभावशाली दोस्तों, राजाओं और मंत्रियों को इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यूरोप की जनता की राय को इस मामले के पक्ष में मोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कैसे एक अकेला लेखक सिर्फ अपनी कलम की ताकत से एक पूरे राज्य की न्याय प्रणाली को चुनौती दे सकता है। 3 साल की इस अथक लड़ाई के बाद अंततः वोल्टेयर की जीत हुई। राजा ने इस मामले को फिर से खोलने का आदेश दिया। जीन कैलास को मरणोपरांत निर्दोष घोषित किया गया, उसके परिवार को मुआवजा दिया गया और उसकी इज्जत को बहाल किया गया। यह एक ऐतिहासिक जीत थी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह तर्क की, सहिष्णुता की और न्याय की जीत थी। इसने वोल्टेयर को सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि यूरोप का एक नैतिक नायक बना दिया। उन्होंने यह दिखा दिया कि एक बुद्धिजीवी की भूमिका सिर्फ किताबें लिखना नहीं है बल्कि अन्याय के खिलाफ बोलना और लड़ना भी है। लेकिन वोल्टेयर की कलम से निकला सबसे विशाल, सबसे तीखा और सबसे मजेदार हथियार तो अभी आना बाकी था। एक छोटी सी किताब जो उनके पूरे दर्शन का सार बन जाने वाली थी। चैप्टर नंबर 6, हमें अपने बगीचे को जोतना चाहिए। कैंडाइड और दुनिया की सबसे विशाल पहेली। फर्नी में अपने जीवन के सबसे परिपक्व दौर में वोल्टेयर ने अपनी सबसे प्रसिद्ध, सबसे स्थायी और शायद सबसे मजेदार रचना लिखी, एक छोटा सा दार्शनिक उपन्यास जिसका नाम था कैंडाइड या आशावाद। यह किताब 1759 में प्रकाशित हुई और यह वोल्टेयर के व्यंग्य, उनकी बुद्धिमत्ता
और उनके मानवतावाद का एक उत्तम मिश्रण है। यह सिर्फ एक मनोरंजक कहानी नहीं है, यह एक बहुत ही गहरे और बहुत ही गंभीर दार्शनिक विचार पर एक बहुत ही तीखा हमला है। और वो विचार था लाइबनिट्स का आशावाद। जैसा कि हमने रेशनलिज्म की ऑडियो बुक में देखा था, महान जर्मन दार्शनिक लाइबनिट्स ने यह तर्क दिया था कि चूंकि ईश्वर पूर्ण है, इसलिए उसने जो दुनिया बनाई है वो सभी संभव दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ होनी ही चाहिए। इस दर्शन के अनुसार इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों न लगे, वो अंततः किसी विशाल ब्रह्मांडीय भले के लिए ही होता है। हर चीज का एक कारण है और हर चीज एक बड़ी सामंजस्यपूर्ण योजना का हिस्सा है। 18वीं सदी में यह एक बहुत ही लोकप्रिय और आरामदायक दर्शन था। लेकिन वोल्टेयर के लिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतना अन्याय, इतनी क्रूरता और इतनी दर्द देखी थी, यह दर्शन न सिर्फ मूर्खतापूर्ण था, बल्कि यह खतरनाक भी था। यह लोगों को बुराई और अन्याय को स्वीकार करना सिखाता था, उसके खिलाफ लड़ना नहीं। कैंडाइड इसी अंधे आशावाद का मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई थी। कहानी का नायक है कैंडाइड, एक बहुत ही भोला भाला, एक बहुत ही सीधा साधा युवक जो जर्मनी के एक महल में रहता है। उसका गुरु है डॉक्टर पैंगलोस, जो लाइबनिट्स के दर्शन का एक कार्टून वाला है। पैंगलोस कैंडाइड को यही सिखाता है कि यह दुनिया सभी संभव दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ है और हर चीज जो होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। और फिर कैंडाइड को महल से निकाल दिया जाता है और वो इस सर्वश्रेष्ठ दुनिया की एक भयानक और क्रूर यात्रा पर निकल पड़ता है। और इस यात्रा में उसके साथ एक के बाद एक कल्पना से भी परे भयानक से भयानक चीजें होती हैं। उसे जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता है और वो युद्ध की भयावहता को देखता है। वो लिस्बन के भयानक भूकंप से बचता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। उसे स्पेनिश धर्माधिकरण द्वारा कोरों से पीटा जाता है और लगभग जिंदा जला ही दिया जाता है। वो चोरी, डकैती, गुलामी और विश्वासघात का शिकार होता है। वो दुनिया के हर कोने में हर तरह की इंसानी और प्राकृतिक बुराई का सामना करता है। और हर भयानक घटना के बाद उसका गुरु पैंगलोस, जो उसे बार बार मिलता रहता है, वो हमेशा की तरह यही साबित करने की कोशिश करता है कि यह सब भी किसी न किसी बड़े भले के लिए ही हुआ था। यह उपन्यास एक बहुत ही डार्क, एक बहुत ही काला हास्य है। वोल्टेयर अपनी तेज और धारदार कलम से युद्ध, धर्म, सरकार और यहां तक कि खुद दर्शन का भी मजाक उड़ाते हैं। वे हमें यह दिखाते हैं कि दुनिया कोई तर्क संगत, कोई व्यवस्थित जगह नहीं है। यह एक अराजक, एक क्रूर और अक्सर एक पूरी तरह से बेतुकी जगह है, जहां बुरी चीजें अच्छे लोगों के साथ बिना किसी कारण के होती हैं। लेकिन यह उपन्यास सिर्फ निराशा पर खत्म नहीं होता। अपनी सारी भयानक यात्राओं के बाद कैंडाइड और उसके बचे खुचे साथी तुर्की में एक छोटा सा खेत खरीद कर बस जाते हैं। वे अब भी इस सवाल पर बहस कर रहे होते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है और इस दुनिया में इतनी दर्द क्यों है। और अंत में जब एक बार फिर कोई उनसे पूछता है कि उनका दर्शन क्या है, तो कैंडाइड एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा जवाब देता है। वो कहता है, ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब हमें अपने बगीचे को जोतना चाहिए। यह इस पूरी किताब की और शायद वोल्टेयर के पूरे दर्शन की अंतिम और सबसे प्रसिद्ध लाइन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें जीवन के उन बड़े अनसुलझे सवालों, जैसे कि बुराई क्यों है, पर अंतहीन बहस करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें दुनिया को बदलने की कोई सारी काल्पनिक योजनाओं में नहीं खोना चाहिए, बल्कि हमें अपना ध्यान अपने छोटे से, अपने पहुंच के दायरे में मौजूद काम पर लगाना चाहिए। हमें अपने बगीचे को, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा काम हो, हमारा समुदाय हो, उसे कुछ और बेहतर, कुछ और उत्पादक और कुछ और सुंदर बनाने के लिए काम करना चाहिए। यह एक बहुत ही व्यावहारिक, एक बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ और एक बहुत ही विनम्र दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद से और अपने आसपास के छोटे छोटे ठोस कामों से होती है। लेकिन वोल्टेयर सिर्फ अपनी किताबों में ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के अंत तक अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। चैप्टर नंबर 7, कुख्यात को कुचल डालो। वोल्टेयर और संगठित धर्म पर उसका हमला। अगर वोल्टेयर के जीवन और उनके काम का कोई एक केंद्रीय दुश्मन था, कोई एक ऐसी चीज थी जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ताकत से लड़ते रहे, तो वो था संगठित धर्म, और खासकर अपने समय का शक्तिशाली और असहिष्णु कैथोलिक चर्च। वोल्टेयर का एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूंखार नारा था,
उस कुख्यात चीज को कुचल डालो। और वो कुख्यात चीज थी धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और असहिष्णुता, जिसका सबसे मुख्य प्रतीक उनकी नजरों में चर्च था। यह समझना बहुत जरूरी है कि वोल्टेयर नास्तिक नहीं थे, जैसा कि उनके दुश्मन अक्सर उन पर आरोप लगाते थे। वे आस्तिक थे, वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते थे, लेकिन उनका ईश्वर किसी चर्च या किसी पवित्र किताब का ईश्वर नहीं था। वोल्टेयर एक आस्तिकतावादी थे। आस्तिकतावाद 18वीं सदी का एक बहुत ही लोकप्रिय बौद्धिक आंदोलन था, जो आस्था और तर्क के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। एक आस्तिकतावादी यह मानता है कि ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, ठीक एक महान घड़ी साज की तरह, जिसने एक बहुत ही जटिल और सुंदर घड़ी बनाई है। ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाने के बाद इसे उन प्राकृतिक नियमों के साथ छोड़ दिया है जिन्हें विज्ञान खोजता है, और अब वो इसके रोजमर्रा के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इस घड़ी साज ईश्वर के विचार ने वोल्टेयर को एक ही समय में दो काम करने की अनुमति दी। यह उन्हें उस नास्तिकता से बचाता था जो उन्हें एक पूरी तरह से अर्थहीन और आकस्मिक ब्रह्मांड में छोड़ देती, लेकिन साथ ही यह उन्हें संगठित धर्म के उन सभी पहलुओं को खारिज करने की भी आजादी देता था जिनसे वो नफरत करते थे, जैसे कि चमत्कार, दैवीय रहस्योद्घाटन, पवित्र ग्रंथ जो एक दूसरे का खंडन करते हैं, और वो सारे कर्मकांड और अंधविश्वास जिन्हें पुजारी वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता था। वोल्टेयर के लिए तर्क ही असली दिव्य प्रकाश था, न कि किसी पुरानी किताब में लिखी हुई बातें। वोल्टेयर धार्मिक असहिष्णुता से सबसे ज्यादा घृणा करते थे। उन्हें यह विचार ही बेतुका और बर्बर लगता था कि आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मार सकते हैं या उस पर अत्याचार कर सकते हैं क्योंकि वो ईश्वर को आपसे कुछ अलग तरीके से पूछता है। उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया था और उन्होंने देखा था कि कैसे धर्म के नाम पर सदियों से अनगिनत युद्ध, नरसंहार और क्रूरताएं हुई हैं। जीन कैलाश का मामला उनकी इसी घृणा का एक ज्वलंत उदाहरण था। वे अक्सर बाइबल और चर्च के इतिहास की कहानियों का बहुत ही तीखे व्यंग्य के साथ मजाक उड़ाते थे। वे उनकी तार्किक असंगतियों और उनकी नैतिक क्रूरताओं को उजागर करते थे। वे पूछते थे, अगर ईश्वर प्रेम है तो उसने अपने ही बनाए हुए बच्चों के लिए एक शाश्वत नरक क्यों बनाया? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसने आदम और हव्वा को वो सेब खाने ही क्यों दिया? उनके यह सवाल पादरी वर्ग को बहुत नाराज करते थे, लेकिन वे आम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन वोल्टेयर का मकसद सिर्फ धर्म को नष्ट करना नहीं था। वे एक तरह के प्राकृतिक धर्म में विश्वास करते थे, जो किसी एक पंथ या किताब पर नहीं, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय तर्क और नैतिकता पर आधारित हो। उनका मानना था कि हमें सिर्फ एक ही सिद्धांत का पालन करने की जरूरत है, और वो है सुनहरा नियम, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उनके लिए सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो चर्च जाता है या कर्मकांड करता है, बल्कि वो है जो एक अच्छा, एक ईमानदार और एक करुणामय जीवन जीता है। उनका प्रसिद्ध कथन है, मेरा चर्च पूरा ब्रह्मांड है और मेरा धर्म है ईश्वर की पूजा करना और एक अच्छा इंसान बनना। ये एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही मानवीय और एक बहुत ही सहिष्णु धर्म था, जो हर तरह की कट्टरता और विभाजन से मुक्त था। चैप्टर नंबर 8। मैं तुमसे सहमत नहीं, पर तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मरते दम तक करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नायक। अगर वोल्टेयर को आज किसी एक विचार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, तो वो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका जोशीला और अटूट बचाव। वोल्टेयर के साथ अक्सर एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन जोड़ा जाता है, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। अब ये एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य है कि वोल्टेयर ने असल में यह लाइन कभी नहीं लिखी। यह लाइन असल में उनकी एक जीवनीकार एवलिन बीट्राइस होल ने उनके विचारों का सार प्रस्तुत करने के लिए लिखी थी। लेकिन यह कथन वोल्टेयर की आत्मा को, उनके पूरे दर्शन के सार को इतनी खूबसूरती से पकड़ता है कि यह हमेशा के लिए उन्हीं का बन गया है। तो वोल्टेयर के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्योंकि उनका पूरा जीवन ही इस बात का एक जीता जागता सबूत था कि जब विचारों को दबाया जाता है तो क्या होता है। उन्हें खुद अपनी बात कहने के लिए जेल जाना हुआ था
उन्हें देश से निकाला गया था और उनकी किताबों को जलाया गया था। वे जानते थे कि विचारों पर सेंसरशिप लगाना, लोगों को यह बताना कि वे क्या सोच सकते हैं और क्या नहीं, ये हर तरह की तानाशाही का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। एक ऐसा समाज जो अपने नागरिकों को स्वतंत्र रूप से सोचने और बोलने की इजाजत नहीं देता, वो एक गुलाम समाज है, भले ही वो राजनीतिक रूप से आजाद ही क्यों ना हो। वोल्टेयर का तर्क बहुत ही सीधा और शक्तिशाली था। उनका मानना था कि सच्चाई तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है सभी विचारों का, चाहे वे कितने भी गलत, कितने भी खतरनाक या कितने भी अपमानजनक क्यों ना लगें, उनका खुला और निर्भीक आदान प्रदान। उनका मानना था कि बुरे विचारों का इलाज उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उनका सामना बेहतर विचारों से करना है। अगर कोई बेवकूफी भरी बात कह रहा है, तो उसे जेल में मत डालो, उसे तर्क और सबूतों से गलत साबित करो। उन्हें विश्वास था कि एक खुले बाजार में जैसे खराब सिक्के बाहर हो जाते हैं और अच्छे सिक्के चलते रहते हैं, वैसे ही विचारों के खुले बाजार में भी अंततः सच्चे और अच्छे विचार ही जीतेंगे। ये एक बहुत ही आशावादी और बहुत ही साहसी विश्वास है। ये हम पर, यानी आम लोगों पर, यह भरोसा करता है कि हम सही और गलत के बीच फर्क करने में सक्षम हैं। यह कहता है कि हमें किसी सरकार या किसी चर्च की जरूरत नहीं है जो हमें यह बताए कि हमें क्या अध्ययन करना चाहिए और क्या सोचना चाहिए। वोल्टेयर सिर्फ अपने जैसे विचारों की स्वतंत्रता की ही वकालत नहीं कर रहे थे। वे उन लोगों के भी बोलने के अधिकार की रक्षा करने को तैयार थे जिनसे वे पूरी तरह से असहमत थे। उनका मानना था कि जिस पल आप यह तय करने लगते हैं कि कौन सा विचार स्वीकार्य है और कौन सा अस्वीकार्य, उसी पल आप तानाशाही के फिसलन भरे रास्ते पर पहला कदम रख देते हैं। आज यह तय करने वाला मैं हूं, कल कोई और होगा। यह सबक आज हमारे लिए इस सोशल मीडिया और कैंसिल कल्चर के युग में पहले से भी कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हम आज एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग अक्सर उन आवाजों को चुप कराने की मांग करते हैं जिनसे वे असहमत हैं। हम अपने अपने वैचारिक बुलबुलों में बंद रहना पसंद करते हैं और किसी भी ऐसे विचार को सुनना नहीं चाहते जो हमें असहज करता हो। वोल्टेयर हमें इस खतरे से आगाह करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि एक सच्चा उदारवादी समाज वो नहीं है जहां हर कोई एक ही बात सोचता है, बल्कि वो है जहां हर कोई बिना किसी डर के अपनी बात कह सकता है और जहां असहमतियों को हिंसा से नहीं बल्कि बहस से सुलझाया जाता है। क्या आप सच में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं? क्या आप उस व्यक्ति के भी बोलने के अधिकार की रक्षा करेंगे जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? यह वो कठिन सवाल है जो वोल्टेयर आज हमसे पूछ रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, एक दार्शनिक की घर वापसी, पेरिस में अंतिम विजय। वोल्टेयर ने अपने जीवन के लगभग आखिरी 20 साल फरनी में एक निर्वासित लेकिन सम्मानित राजा की तरह बिताए। वे पूरे यूरोप के बौद्धिक जीवन का केंद्र बन चुके थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक टीस, एक अधूरी इच्छा बनी रही, और वो थी अपने शहर पेरिस वापस लौटने की। पेरिस, जहां वे पैदा हुए थे, जहां वे जवान हुए थे और जहां से उन्हें बार बार भागना हुआ था। फ्रांस का राजा लुई 15वां अभी भी उन्हें पसंद नहीं करता था और उनके पेरिस आने पर एक अनौपचारिक प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन 1778 में, जब वोल्टेयर लगभग 84 साल के हो चुके थे, फ्रांस में माहौल कुछ बदल चुका था। एक नया, ज्यादा उदारवादी राजा लुई 16वां गद्दी पर आ चुका था और वोल्टेयर के अपने ही एक नाटक इरेन का प्रीमियर पेरिस में होने वाला था। अपने दोस्तों और प्रशंसकों के बहुत जोर देने पर वोल्टेयर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद लगभग 28 सालों के निर्वासन के बाद पेरिस वापस लौटने का एक आखिरी साहसिक फैसला लिया। फरवरी 1778 में जब वोल्टेयर पेरिस पहुंचे तो उनका जो स्वागत हुआ वो अविश्वसनीय था। यह किसी लेखक का नहीं बल्कि किसी विजयी सम्राट का स्वागत था। हजारों हजारों की भीड़ सड़कों पर उमड़ गई, सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। लोग उनकी गाड़ी को चूम रहे थे, उन पर फूल बरसा रहे थे और वोल्टेयर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। वो युवक जिसे इसी शहर से 2 बार अपमानित करके निकाला गया था, आज उसी शहर का सबसे महान हीरो बनकर लौटा था। पेरिस की अकादमियों ने, जिन्होंने कभी उसे नजरअंदाज किया था, अब उसका सम्मान करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगा रही थी। अमेरिकी दूत बेंजामिन फ्रैंकलिन अपने पोते को लेकर वोल्टेयर से आशीर्वाद दिलाने आए। उनकी यात्रा का सबसे गौरवशाली क्षण था उनके नाटक इरेन का प्रीमियर। जब वोल्टेयर थिएटर में पहुंचे तो पूरी की पूरी भीड़ ने खड़े होकर
मिनटों तक तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। नाटक के बाद उनकी एक मूर्ति को मंच पर लाया गया और अभिनेत्री ने उस मूर्ति पर एक लॉरेल का ताज रखा, जो विजय का प्रतीक था। वोल्टेयर इस सम्मान और इस प्यार से इतने अभिभूत हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आप मुझे मार डालना चाहते हैं, खुशी से। यह एक बहुत ही भावुक और प्रतीकात्मक क्षण था। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह एक विचार की जीत थी। यह तर्क की, स्वतंत्रता की और सहिष्णुता की जीत थी। उस पुरानी कट्टरपंथी व्यवस्था पर जिसके खिलाफ वोल्टेयर ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी थी। वो फ्रांस जिसने उसे ठुकरा दिया था, आज उसे अपनी बाहों में भर रहा था। लेकिन यह खुशी और यह विजय बहुत ही अल्पकालिक थी। इस यात्रा का उत्साह और थकान वोल्टेयर के कमजोर 84 साल के शरीर के लिए बहुत ज्यादा साबित हुई। उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी और पेरिस लौटने के सिर्फ 3 महीने बाद 30 मई 1778 को वोल्टेयर की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चर्च, जो जीवन भर वोल्टेयर का दुश्मन रहा था, वो मरने के बाद भी उसे माफ करने को तैयार नहीं था। उन्होंने वोल्टेयर को एक ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उनके दोस्तों को गुप्त रूप से रात के अंधेरे में उनके शरीर को पेरिस से बाहर ले जाकर एक छोटे से चर्च में दफनाना हुआ। ऐसा लगता था मानो कट्टरता ने अंत में अपनी एक छोटी सी क्षुद्र जीत हासिल कर ही ली हो। लेकिन इतिहास का अंतिम फैसला अभी आना बाकी था। चैप्टर नंबर 10, क्रांति का जनक, वोल्टेयर की अमर विरासत। वोल्टेयर की मृत्यु के सिर्फ 11 साल बाद 1789 में फ्रांस में वो ऐतिहासिक घटना घटी जिसकी जमीन वोल्टेयर और उनके जैसे दूसरे एनलाइटनमेंट के विचारकों ने ही तैयार की थी, और वो थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की भूखी और उत्पीड़ित जनता स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारों के साथ उस निरंकुश राजशाही और उस भ्रष्ट चर्च के खिलाफ उठ खड़ी हुई, जिनके खिलाफ वोल्टेयर ने अपनी पूरी जिंदगी लिखा था। क्रांतिकारियों ने वोल्टेयर को अपने सबसे बड़े नायकों में से एक, अपने सबसे बड़े बौद्धिक पिता के रूप में देखा। 1791 में क्रांति के बाद बनी नई सरकार ने वोल्टेयर को वो सम्मान देने का फैसला किया जिसके वे हकदार थे। उन्होंने उनके अवशेषों को उस छोटे से गांव के कब्रिस्तान से निकालकर उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ पेरिस के पैंथियन में फिर से दफनाने का फैसला किया। पैंथियन वो जगह है जहां फ्रांस अपने सबसे महान नायकों को दफनाता है। जिस दिन उनके अवशेषों को पेरिस लाया गया, वो एक अविश्वसनीय दिन था। लाखों लोगों की भीड़ उनके ताबूत के साथ चल रही थी, जिस पर लिखा था, उन्होंने इंसानी दिमाग को तैयार किया हमें आजाद होने के लिए। वो लेखक जिसे चर्च ने दफनाने से भी इनकार कर दिया था, आज एक राष्ट्र के नायक के रूप में सम्मानित हो रहा था। यह तर्क की और वोल्टेयर की अंतिम और सबसे बड़ी विजय थी। तो अंत में वोल्टेयर की विरासत क्या है? उनकी सबसे बड़ी विरासत है मानवाधिकारों का विचार। उन्होंने हमें सिखाया कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, कुछ बुनियादी अधिकारों का हकदार है, जैसे कि विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और एक निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार। उनका जीन कैलाश के लिए किया गया संघर्ष आधुनिक मानवाधिकार सक्रियता का एक पहला और सबसे शानदार उदाहरण है। उनकी दूसरी मुख्य विरासत है सार्वजनिक बुद्धिजीवी की भूमिका का निर्माण। उन्होंने हमें दिखाया कि एक लेखक या एक दार्शनिक का काम सिर्फ अपनी स्टडी में बैठकर किताबें लिखना नहीं है। उसका यह भी कर्तव्य है कि वो अपनी आवाज का, अपनी कलम का इस्तेमाल समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ करे और सत्ता से सच बोले। वे पहले सेलिब्रिटी एक्टिविस्ट थे, और उनकी तीसरी और शायद सबसे स्थायी विरासत है तर्क और संदेहवाद की वो मशाल जिसे उन्होंने जलाया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें किसी भी दावे को, चाहे वो किसी राजा, किसी पुजारी या किसी पवित्र किताब से ही क्यों ना आया हो, उसे आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा पूछना चाहिए, क्यों? इसका क्या सबूत है? यह आलोचनात्मक सोच, यह सवाल पूछने का साहस ही हर तरह की प्रगति, चाहे वो वैज्ञानिक हो या सामाजिक, की नींव है। वोल्टेयर कोई आदर्श इंसान नहीं थे। वे अहंकारी हो सकते थे, वे लालची हो सकते थे, और वे अपने दुश्मनों के प्रति बहुत ही कटु भी हो सकते थे। लेकिन वे एक योद्धा थे, एक ऐसे योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी ऊर्जा एक बेहतर, एक ज्यादा आजाद, एक ज्यादा सहिष्णु और एक ज्यादा मानवीय दुनिया बनाने के लिए लगा दी।
और उनकी यह लड़ाई आज भी खत्म नहीं हुई है। आज भी जब हम दुनिया में कहीं भी कट्टरता, अंधविश्वास और सेंसरशिप को देखते हैं, तो हमें वोल्टेयर की उस साहसी और व्यंग्यात्मक आवाज की याद आती है, जो हमें कहती है, उस कुख्यात चीज को कुचल डालो। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति की कलम एक साम्राज्य की तलवार से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है, और कैसे तर्क, सहिष्णुता और साहस की आवाज को कभी भी हमेशा के लिए चुप नहीं कराया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं, कैसे धार्मिक सहिष्णुता का महत्व समझें, कैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें, और कैसे अपनी बुद्धि और अपने व्यंग्य का इस्तेमाल एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपकी एक अकेली आवाज में भी कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।